नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? यूपी लेखपाल की तैयारी आपकी निरंतर जारी है और उसी तैयारी में हमारा भी एक सहयोग आपके लिए निरंतर जारी है। यूपी लेखपाल प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप हमारे साथ तो आपको यकीन आएगा। 100 प्रश्नों का पूरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है और बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप पूरा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। आपको आकलन हो जाएगा कि आपका जो तैयारी का स्तर है वो कितने लेवल बढ़ चुका है या कितना कम है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रही बात इन मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मैसेज करके पीडीएफ्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। पहला प्रश्न है आपका कि छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? हिंदी, हिंदवी, अलहिंद, हिंदू या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइएगा। छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? सही उत्तर है आपका हिंदवी। छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा था। सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया। तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या आराम शाह या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी थी। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है आपका कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। कब लिया यह आपसे पूछा गया, किस माध्यम से लिया यह आपसे पूछा गया। सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छेड़कर, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका सी, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। लॉर्ड डलहौजी जिस कार्य के लिए चर्चित रहा वह उसकी हड़प नीति थी। वर्ष 1856 ईस्वी में अवध का विलय जेम्स आउटन की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर कर लिया गया था। उस वक्त अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। डलहौजी ने वर्ष 1849 में पंजाब का विलय किया था। ठीक है, तो राज्य में अव्यवस्था का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। झांसी, शिवपुरी, कानपुर, सागर या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका बी, शिवपुरी। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1859 को शिवपुरी में फांसी दी थी। इनका मूल नाम आत्माराम पांडुरंग था। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां पर सही उत्तर है आपका 1924 बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की थी। वर्ष 1924 ईस्वी में बेलगांव के कांग्रेस के 39वें अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने पहली एवं अंतिम बार अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है आपका कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका बी, जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष के पद के साथ साथ राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले का विषय भी था। सरदार पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है संघीय राज्य, अर्धसंघीय राज्य, एकात्मक राज्य,
संघ राज्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान का, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। सही उत्तर है आपका डी संघ राज्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता, रायल कमीशन, सिंघवी समिति। सही उत्तर है आपका ए बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी जो समिति थी वो 1957 की बनती है कि संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। अशोक मेहता समिति 1970 ने द्विस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति की थी और सिंघवी समिति ने इनको संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। अगला प्रश्न है आपका कि टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की है? आर्किमिडीज, गैलीलियो, डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी गैलीलियो। टूटकर गिरते पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने की थी। उन्होंने बताया कि टूटकर गिरते पिंड की दूरी समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? दक्षिण प्रशांत, हिंद महासागर, कैरिबियन सागर, उत्तरी अटलांटिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका डी उत्तरी अटलांटिक। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है। यह डेनमार्क के अधीन है। अगला प्रश्न है आपका कि अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहां तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है? जीवोम, समुदाय, अजैव वातावरण, पारिस्थितिकी तंत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका डी पारिस्थितिकी तंत्र। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन या जल जीवशाला को भी पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवमंडल के सभी संगठकों के समूह जो एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया करते हैं को सम्मिलित किया जाता है। यह शब्द सर्वप्रथम एजी टांसले द्वारा 1935 में प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? शैवाल, लाइकेन, जिम्नोस्पर्म, स्यूडोमोनास या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही आसान है आपके लिए, सी लाइकेन। बहुत बार मैंने ये प्रश्न पढ़ाया है आप सभी को और मुझे लगता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगते हैं। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। SO2 की मात्रा बढ़ने पर ये समाप्त होने लगते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि IUCN की रेड लिस्ट को कहा गया है? जीवन का दर्पण, जीवन का थर्मामीटर, धरती का हाइड्रोमीटर, जीवन का बैरोमीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। IUCN जीवन का बैरोमीटर है। IUCN की रेड लिस्ट को जीवन का बैरोमीटर भी कहा जाता है। इसमें प्रजातियों के खतरा, उनकी पारिस्थितिकी आवश्यकताओं, उनके निवास स्थान तथा उनके विलुप्त होने के जोखिम को कम करने के लिए संरक्षण कार्यों का विस्तृत संग्रह है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस ग्रीन हाउस नहीं है? मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड डी। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी हैं। मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, ओजोन आदि हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची चोटी पहाड़ी कौन सी? सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? यह आपसे पूछा गया है। कैमूर, विंध्याचल, सोनाकर, सतपुड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी सोनाकर। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर है। यह मिर्जापुर जिले में स्थित है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश की समग्र रूप से सबसे ऊंची चोटी अमसोत है जो सहारनपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव,
हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, एक बाघ अभ्यारण्य है। इसे 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान तथा 1973 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा उपकरण डेटा को मानवीय पठनीय रूप से परिवर्तित करता है? आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी या इनपुट डिवाइस, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन ए, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को मानव पठनीय रूप में प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए मॉनिटर पर आप मूवी देख रहे हैं, अभी जो आपकी स्क्रीन है उस पर अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं ये भी एक आउटपुट डिवाइस पर आप देख रहे हैं। प्रिंटर, स्पीकर, जिस माध्यम से आप मेरी आवाज सुन रहे हैं वो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है जिससे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा करता है? टॉर्जन हॉर्स, वायरस, वेब ब्राउजर, वर्म, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो वेब ब्राउजर होता है ये कोई वायरस नहीं है, कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो दुर्भावनापूर्ण तरीके से बनाया गया हो। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वेब ब्राउजर बहुत सारे होते हैं जिसमें हम वेबसाइट खोलते हैं, यूट्यूब भी खोल सकते हैं, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है और भी बहुत सारे ब्राउजर हैं। ट्रोजन हॉर्स, वायरस और वर्म मालवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 5, 7, 9, 11, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी, 9। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। इनके नामों की अगर बात की जाए तो भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदान क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र और पूर्वी मैदान एवं विंध्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है आपका कि आयुध कारखाना यूपी में कहां स्थित है? कानपुर, लखनऊ, रेणुकूट, हजरतपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ए, कानपुर। आयुध कारखाना यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। कानपुर काफी पहले से तोप, गोला, हथियारों के निर्माण से लेकर आधुनिक भंडारण का बड़ा केंद्र रहा है। वर्तमान में कानपुर डिफेंस कॉरिडोर का एक प्रमुख हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, कानपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है, जबकि प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला बाराबंकी है। 1820 ईस्वी में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम कारखाने की स्थापना की थी। यहीं पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि ओबरा थर्मल पावर केंद्र निम्न में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया? सोवियत रूस, जापान, जर्मनी, अमेरिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ए, सोवियत रूस। ओबरा ताप विद्युत गृह सोवियत रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के ओबरा नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? कुंवर सिंह, नाना साहब, खान बहादुर खान, हजरत महल या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी, खान बहादुर खान। 1857 स्वतंत्रता संग्राम में बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। नाना साहब ने कानपुर में, हजरत महल ने लखनऊ में, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में और कुंवर सिंह ने बिहार आरा में किया था। अगला प्रश्न है आपका कि सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था? ब्रिटिश अफसर मार्टिन, चार्ल्स कैनिंग, ह्यूरोज, जॉन लॉरेंस। सही उत्तर है आपका ह्यूरोज। अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। अगला प्रश्न है आपका कि 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस राज्य में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई है? बरेली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका कानपुर। वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। इसी बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन
एचआरए नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। अगला प्रश्न है आपका कि भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इटावा, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, बाराबंकी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी, फरुखाबाद। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश राज्य के फरुखाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि किस स्थान पर मूड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है? बटेश्वर, कन्नौज, गोवर्धन, सरधना, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी, गोवर्धन। मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को मथुरा के गोवर्धन में किया जाता है। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला सर्वाधिक मेले का आयोजन करने वाला जिला है, जहां पर तकरीबन 86 मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? ख्याल, नौटंकी, चरकुला, रासलीला, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी, चरकुला। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के मथुरा और ब्रज क्षेत्र में स्थित है। इस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपों, लगभग 108 दीपों के एक स्तंभ को संतुलित करती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कर्मा महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड, धीवर, कहार, नटवरी, पूर्वांचल, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ए, कर्मा महोबा। कर्मा महोबा सुमेलित नहीं है। सही सुमेलन कर्मा नृत्य सोनभद्र जिले से संबंधित है। धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार जाति और नटवरी पूर्वांचल एकदम सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध सूफी संत रिक्त स्थान के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। निजामुद्दीन औलिया, बारिश अली शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती। सही उत्तर है आपका यहाँ पर बारिश अली शाह। प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है, जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? मोहिनी अट्टम, कथकली, कथक, सत्रिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका यहाँ पर सी, कथक। शास्त्रीय नृत्य कथक मूलतः उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियां हैं। कथक यूपी का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली व मोहिनी अट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का ओडिसी है, मणिपुरी मणिपुर का है और सत्रिया असम का है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबू तालिब कलीम या फैजी? सही उत्तर है आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। ये चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट के करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? 2 घंटे के भीतर, 24, 48, 7? सही उत्तर है आपका 24 घंटे के भीतर। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने की समय सीमा 24 घंटे के भीतर है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है? 68, 62, 72, 72.01 या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ए, 68.84%। ग्रामीण क्षेत्र में 31.16 हिस्सा शहरी क्षेत्र में निवास करता है। ठीक है, 68.84 हो गया यहाँ पर आपका ग्रामीण क्षेत्र में और 31.16 हिस्सा शहरी क्षेत्र में निवास करता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका कि विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मूलभूत नियमों की खोज, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य, मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका डी, उपयुक्त सभी। विशुद्ध अनुसंधान के संदर्भ में मूलभूत नियमों की खोज, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य तथा मौलिक सिद्धांतों की स्थापना इत्यादि सभी कथन सत्य हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? सही उत्तर है इसका ए 1950 में। उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम वर्ष 1950 में पारित किया गया। वर्ष 1952 में इसमें संशोधन किया गया तथा यह अधिनियम वर्ष 1952 में ही लागू किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? 18 जून 2004, 18 जून 2003, 18 जून 2002 या 18 जून 2001? सही उत्तर है आपका डी 18 जून 2001। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ 18 जून 2001 को हुआ था। इसका उद्देश्य है किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन प्रदान करना तथा किसानों को कृषि विशेषज्ञों और सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है? खाड़सारी उद्योग, हथकरघा उद्योग, मार्बल उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग जो हैंडलूम इंडस्ट्री है यह मुख्यतः ग्रामीण उद्योग है। भारत का हथकरघा क्षेत्र सबसे बड़े असंगठित आर्थिक क्षेत्रों में से एक है। यह देश का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। अगला प्रश्न है आपका कि पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है? अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन तुम्हारा शुभचिंतक से होना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन सादर नमस्ते लिखकर किया जाना चाहिए। पिताजी बड़ों के लिए पत्र में आदरणीय, पूज्य जैसे शब्दों से प्रशस्ति होनी चाहिए। वैयक्तिक पत्रों में औपचारिकता नहीं होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका बी। ये सही नहीं है क्योंकि यहां पर सादर नमस्ते नहीं लिखते हैं। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन सादर नमस्ते नहीं लिखते हैं। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन सादर नमस्ते नहीं लिखा जाना चाहिए, गलत है। सरकारी कर्मचारियों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन महोदय और समापन में भवदीय होना चाहिए। ठीक है, क्या? अभिवादन में महोदय और समापन में भवदीय। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से घोष वर्णों का सही विकल्प नहीं है। वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। क्या ऐसा है घोष वर्ण के बारे में? या, रा, ला, वा, हा घोष ध्वनियां हैं। श, श, ड ही घोष ध्वनियां हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन का होना घोष है। उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सही उत्तर है आपका सी। घोष सघोष व्यंजन सभी स्वर प्लस प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण प्लस अंत्यस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा और हा सघोष वर्ण होते हैं। श और श सघोष वर्ण होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम, अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका ए अर्ध विराम। मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए, उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए थी। द्वितीय वाक्य पूर्णता शुद्ध है और प्रथम वाक्य अशुद्ध है। दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। प्रथम वाक्य पूर्णता शुद्ध है और द्वितीय वाक्य अशुद्ध है। दोनों ही वाक्य पूर्णता शुद्ध है या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका दोनों ही वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? हमको अपने पूजनीय, पूजनीय वर्तनी अशुद्ध थी। ठीक है। महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए, उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए था। मृत्युदंड की सजा का प्रयोग अनावश्यक है। मृत्युदंड स्वयं में एक सजा है तो उसको साथ सजा का प्रयोग एक अनावश्यक है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। विशेषण, विशेष, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाला अविकारी शब्द है क्या? तो ये तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। विशेष क्या है? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। ठीक है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, मात्रा बताने वाले शब्द। विशेष क्या है? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी अवयव शब्द। सर्वनाम क्या है? संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने हेतु प्रयुक्त शब्द। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए।
दीपा पौधों को पानी दे रही थी। अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या है? दीपा पौधों को पानी दे रही थी। पूर्ण होता तो नहीं दिख रहा है, अब थी आ गया है तो क्या है? ये आपका भूतकाल में चला गया, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाए। अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत क्रिया भूतकाल में तो होती है, परंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। अगला प्रश्न है आपका कि एला, पर्यंक व मशक शब्दों का सही तद्भव विकल्प क्या है? यह आपसे पूछा गया है। एला, पर्यंक व मशक शब्दों का सही तद्भव विकल्प क्या है? तो यहां पर सही हो जाएगा आपका इलायची, पलंग और मच्छर। एला, पर्यंक व मशक शब्दों का सही तद्भव इलायची, पलंग व मच्छर होता है। अगला प्रश्न है आपका कि मृदु का विलोम कटु है तो ह्रस्व का विलोम है दीर्घ, रुदन, लघु, गुरु या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, दीर्घ। मृदु का विलोम कटु है तो ह्रस्व का विलोम दीर्घ होगा। अगला प्रश्न है आपका कि सर, धौत, शर शब्दों का अर्थ की दृष्टि से शुद्ध विकल्प है। तालाब, चांदी तीर, सायक, चांदी कोदंड, मस्तक, कोदंड तालाब, तीर, चावल तालाब, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ए, तालाब, चांदी तीर। सर तालाब, धौत चांदी, सर तीर। अगला प्रश्न है आपका कि आत्मज्ञान शब्द में समास कौन सा है? कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या करण तत्पुरुष। आत्मा का ज्ञान क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। का की का लोप हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? उर्दू, भोजपुरी, हिंदी, ब्रजभाषा। सही उत्तर है आपका सी, हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, जो कि वर्ष 1951 के अधिनियम के तहत पहली राजभाषा है। वर्ष 1989 में एक संशोधन के बाद उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि सरकार जो कुछ भी करना चाहती है या नहीं करना चाहती, लोक नीति कहलाती है। लोक नीति की उपयुक्त परिभाषा दी गई है रिचर्ड रोज द्वारा, थॉमस आर्डे द्वारा, कार्ल जे फ्रेडरिक द्वारा या जॉर्ज टेरी के द्वारा। सही उत्तर है आपका यहां पर थॉमस आर्डे। थॉमस आर्डे के अनुसार सरकार जो कुछ भी करना चाहती है या नहीं करना चाहती, लोक नीति कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 का उद्घाटन किया है? सही उत्तर है आपका नई दिल्ली, भारत मंडपम। इस सम्मेलन में 2026 तक के लिए भारत की नई विज्ञान एवं नवाचार नीति का रोड मैप तैयार किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि जैसी प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथों की रचना मध्यकाल के किस महान भारतीय विद्वान ने की थी? सही उत्तर है आपका यहां पर भास्कराचार्य द्वितीय ने कैलकुलस और बीजगणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लीलावती में अंगणितीय के कठिन सवालों को कविताओं के माध्यम से समझाया गया है। सिद्धांत शिरोमणि गणित व खगोल विज्ञान का एक विशाल ग्रंथ है। अगला प्रश्न है आपका कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय, जलीय, भौमिकीय, जीवमंडलीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ए, वायुमंडलीय। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन वायुमंडलीय तरह की प्राकृतिक आपदा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र और 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा टैब आपको चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल के डेटा स्रोत को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? फॉर्मेट टैब, लेआउट टैब, डेटा टैब या डिजाइन टैब। उपयुक्त में से कोई नहीं। MS एक्सेल का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका यहां पर डिजाइन टैब। एक्सेल में डिजाइन टैब का उपयोग चार्ट प्रकार को बदलने, यानी कि चार्ट टाइप को आप बदल सकते हैं, डेटा स्रोत को व्यवस्थित करने और चार्ट की स्टाइल में अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लॉगिंग के लिए ऑफिस वर्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई थी? वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग, दस्तावेज थीम, पूर्ण स्क्रीन रीडिंग दृश्य, त्वरित शैलियां या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग। अगला प्रश्न है आपका कि आईपी को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है? यह सभी अनुप्रयोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवा की गारंटी देता है। यह उन नेटवर्क से बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है। यह उपयोग में सबसे जटिल प्रोटोकॉल है। यह उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। सही उत्तर है आपका भी, यह उन नेटवर्क से बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का सबसे
कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नेटवर्क पर काम करने के लिए बहुत कम आवश्यकताएं रखता है। यह ना तो डेटा की डिलीवरी की गारंटी देता है, ना ही सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य सिर्फ पैकेट्स को भेजना है। अगला प्रश्न है आपका कि जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो वह बन जाता है पीयर, क्लाइंट, एसएमटीपी, एसएमटीपी सर्वर या मास्टर। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका क्लाइंट एसएमटीपी। एसएमटीपी के अंतर्गत जब एक मेल सर्वर दूसरे मेल सर्वर को मेल भेजता है तो भेजने वाला सर्वर एसएमटीपी क्लाइंट के रूप में कार्य करता है, प्राप्त करने वाला सर्वर एसएमटीपी सर्वर के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग बैंकिंग लेन देन एईपीएस का उपयोग करके किया जा सकता है? नगद निकासी, बैलेंस इंक्वायरी, नगद जमा, उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका डी, उपयुक्त सभी। एईपीएस यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम द्वारा नगदी निकासी, नगद जमा और बैलेंस पूछताछ जैसी बैंकिंग सेवाएं दी जाती हैं। यह आधार नंबर और बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करके वित्तीय लेन देन की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है आपका कि आप डेबिट कार्ड का उपयोग करके ई कॉमर्स साइट से कोई वस्तु खरीदने की प्रक्रिया में हैं। ई कॉमर्स साइट पर प्रक्रिया सीवीवी नंबर की आवश्यकता है। सीवीवी का पूर्ण रूप क्या है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, क्रेडिट वेरिफिकेशन वैल्यू, कस्टमर वैलिडेशन वैल्यू या कार्ड वैलिडेशन वैल्यू। सही उत्तर है आपका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। सीवीवी का पूरा नाम है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। यह एक सुरक्षा संबंधित जानकारी है जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के पिछले पैनल पर मुख्य कार्ड नंबर के साथ मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पीडीएफ पोर्टेबल फाइल का एक प्रकार है। जिप फाइल्स कंप्रेस्ड फाइल्स होती हैं। प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी नाम तथा एक्सटेंशन नाम होता है। एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गलत है यहाँ पर, एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। एक फाइल के नाम में कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे अंडरस्कोर, हाइफन आदि का उपयोग किया जा सकता है। अन्य सभी कथन पीडीएफ, जीएफ एक्सटेंशन सत्य है। अगला प्रश्न है आपका कि क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीकी आधार रेखा है? तो इसका बहुत बार आपने पढ़ा है हमारे साथ और सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी। ब्लॉकचेन एक वितरित और विकेंद्रीकृत लेजर तकनीकी है जो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को रिकॉर्ड, सत्यापित और संरक्षित करती है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और एथेरियम ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है आपका कि बुनियादी मशीन लर्निंग प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? अमूर्तन, डेटा इनपुट, सामान्यीकरण, सामान्यीकरण, अमूर्तन, डेटा इनपुट, डेटा इनपुट, सामान्यीकरण, अमूर्तन या डेटा इनपुट, अमूर्तन, सामान्यीकरण। सही उत्तर है आपका यहाँ पर डी, डेटा इनपुट, अमूर्तन यानी कि अब्स्ट्रक्शन और सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन। पहले डेटा इनपुट होता है, फिर फीचर्स निकालकर मॉडल प्रशिक्षित होता है और अंत में नए डेटा का परीक्षण, जनरलाइजेशन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी संचार तकनीकी अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जो इसे आईओटी अनुप्रयोगों में लोकप्रिय बनाती है? सही उत्तर है आपका लो रावन। लो रावन लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क विशेष रूप से कम बिजली की खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन किया गया है। यह इसे आईओटी अनुप्रयोगों जैसे स्मार्ट कृषि और पर्यावरण निगरानी के लिए आदर्श बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल में डेटा संग्रहित करती है? लो मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, रैम या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी, वर्चुअल मेमोरी। स्वैप फाइल का उपयोग तब किया जाता है जब सिस्टम की रैम पूरी तरह से उपयोग में होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्वैप फाइल को हार्ड ड्राइव पर बनाता है और इसे वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करता है। अगला प्रश्न है आपका कि लैन में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए सामान्यतः किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? राउटर, स्विच, रिपीटर, मॉडेम या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, स्विच। लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए आमतौर पर स्विच का उपयोग किया जाता है। स्विच नेटवर्क डिवाइसों को डेटा पैकेट्स को सही डिवाइस तक भेजने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है आपका कि दूध के खराब होने का मुख्य जैविक कारण क्या है? विटामिन का क्षय, बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में बदलना, प्रोटीन का जमना, पानी का वाष्पीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलना। जब बैक्टीरिया दूध की शर्करा को अम्ल में बदलते हैं तो दूध का पीएच गिर जाता है और वह फट जाता है।
अगला प्रश्न है आपका कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। सही उत्तर है आपका जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का प्रमुख होता है? गृह मंत्री, सचिव, एसडीएमए, मुख्यमंत्री, महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक बल। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी, मुख्यमंत्री। संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है। अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन नीतियों को मंजूरी देते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण भारत के किस राज्य में भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़। सही उत्तर है आपका ए, तमिलनाडु। दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में भूस्खलन प्रवण क्षेत्र नीलगिरी आदि क्षेत्र है। दक्षिण में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल को भी भूस्खलन का प्रकोप झेलना पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका कि एआई और क्वांटम तकनीकी के स्वदेशीकरण में प्रमुख बाधा क्या है? नीति की कमी, बाजार की अनुपस्थिति, उच्च पूंजी निवेश एवं विशेषज्ञ मानव संसाधन की आवश्यकता, जनसंख्या। सही उत्तर है आपका सी, उच्च पूंजी निवेश एवं विशेषज्ञ मानव संसाधन की आवश्यकता। एआई और क्वांटम तकनीकी अत्यधिक कैपिटल इंटेंसिव और नॉलेज इंटेंसिव क्षेत्र है। भारत में नीति समर्थन मौजूद है, लेकिन उच्च स्तरीय शोधकर्ता यानी कि विशेषज्ञ और दीर्घकालिक उच्च पूंजी निवेश की आवश्यकता प्रमुख चुनौती बनी हुई है। लेकिन भारत अब एआई में काफी आगे बढ़ रहा है। सर्वम एआई और भी बहुत सारे एआई मॉडल, भारत के स्वदेशी एआई मॉडल आ चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एड्ज एआई का प्रमुख लाभ क्या है? क्लाउड डिपेंडेंसी, रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑटोनॉमस सिस्टम में केवल स्टोरेज, वॉइस रिग्रेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑटोनॉमस सिस्टम्स में। यह डेटा को क्लाउड पर भेजने के लिए बजाय स्थानीय डिवाइस एज पर ही प्रोसेस करता है, जिससे लेटेंसी कम होती है। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायतों का लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों में शामिल है स्थानीय सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका डी, उपयुक्त सभी। पंचायतों का लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों में स्थानीय सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन, ग्रामीण विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास इत्यादि सभी शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र, कलपक्कम परमाणु संयंत्र, नरौरा परमाणु संयंत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र। भारत का पहला परमाणु बिजली घर है जो 1969 में स्थापित हुआ था। यह महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान क्षेत्र में स्थित है? माउंट डियावोलो, माउंट थुरिलर, सैडल पीक, माउंट कोयाबो या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सैडल पीक। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में स्थित है। यह 732 मीटर ऊंचाई के साथ इस द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस नदी का विनाशक बाढ़ के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है? आप सभी इससे परिचित हैं, कोसी नदी। यह उपाधि इस नदी के विनाशकारी बाढ़ों और अनियमित प्रवाह मार्ग बदलने के कारण दी गई। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक पशुजन्य रोग है जो दूषित दुग्ध के सेवन से मनुष्यों में फैल सकता है? यक्षमा, एफएमडी, गिल्टी रोग, ब्लूटो। सही उत्तर है आपका यक्षमा। दूषित अपाश्चुरीकृत दूध के सेवन से मनुष्यों में फैलने वाला प्रमुख जूनोटिक रोग एच्छमा है, जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस टीबी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सितंबर 2025 में देश में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पैकेज की स्वीकृति दी गई थी। कितने पैकेज की स्वीकृति दी गई थी? सही उत्तर है आपका 69,725 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में जहाज निर्माण एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरुत्थान हेतु 69,725 करोड़ रुपए के व्यापक पैकेज की स्वीकृति प्रदान की थी। अगला प्रश्न है आपका कि सितंबर 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? सही उत्तर है आपका किरण देसाई। सितंबर 2025 में भारतीय लेखिका किरण देसाई को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उन्हें उनके उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2025 में अपने समृद्ध पकवानों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के किस शहर को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? सही उत्तर है आपका ए, लखनऊ। जून 2025 में उत्तर प्रदेश को लखनऊ शहर अपने समृद्ध पकवानों के लिए मशहूर है।
को यूनेस्को में गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसरो इन स्पेस और ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयास से रॉकेट व सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की गई? कुशीनगर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ए, कुशीनगर। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में इसरो इन स्पेस और ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयास से रॉकेट व सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की गई। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2025 में डॉक्टर मयंक सिंह को द नेशनल डे ड्रीमर एंड टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका का निदेशक नियुक्त किया गया है। वे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सही उत्तर है आपका बी, मिर्जापुर। चुनार तहसील के नारायणपुर विकास खंड के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। क्या अग्रसारित करता है, ये आपसे पूछा गया है। संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादन में वृद्धि, कुशलता में विकास या उपयुक्त सभी? सही उत्तर है आपका डी, उपयुक्त सभी। कुशलता में विकास, उत्पादकता में वृद्धि तथा संसाधनों का समुचित प्रयोग सभी को मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? सही उत्तर है आपका सी, अनुच्छेद 112। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है? सही उत्तर है आपका बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत की मौद्रिक नीति तैयार करता है और उसकी निगरानी करता है, इसलिए आरबीआई को भारत का मौद्रिक प्राधिकरण कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? सही उत्तर है आपका सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। अगला प्रश्न है आपका कि जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है आपका बी, 1945 में। अगला प्रश्न है आपका कि सतत विकास लक्ष्यों को औपचारिक रूप से कब अपनाया गया? सही उत्तर है आपका बी, 2015 में। अगला प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र सभा के सभी देशों ने 25 सितंबर 2015 को 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया था। इनका लक्ष्य वर्ष 2030 तक गरीबी खत्म करना, ग्रह की रक्षा करना और शांति व समृद्धि सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को रिक्त स्थान की गारंटी दी गई है। सही उत्तर है आपका शोषण के खिलाफ अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 24 कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम पर प्रतिबंध लगाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्चुअल मेमोरी की साइज किस पर निर्भर करती है? डेटाबेस पर, एड्रेस लाइंस पर, डिस्क स्पेस पर या उपयुक्त सभी? सही उत्तर है आपका एड्रेस लाइंस पर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा जिला ऊर्जा, खनिज, औद्योगिक कॉरिडोर तीनों दृष्टि से 2025 में रणनीतिक महत्व रखता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सोनभद्र। सोनभद्र को उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यह तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, खनिज संसाधन और औद्योगिक विकास तीनों मौजूद है यहाँ। अगला प्रश्न जो है आपका ये डीआई पे आधारित है। यहाँ पर आपको कुछ डेटा दिया गया है और इस पे आधारित आपको प्रश्न करने हैं। देखिए यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको स्वयं सॉल्व करिएगा। मैं सभी के आपको आंसर बता देता हूँ। 91वां प्रश्न है, किस वर्ष सभी क्षेत्रों में एक साथ सर्वाधिक निवेश हुआ है? सही उत्तर है इसका 2006। ठीक है, ये सोल्यूशन है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है 92, सभी वर्षों में एक साथ रक्षा और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश में लाखों में अंतर ज्ञात कीजिए। सही उत्तर है इसका आपका 92। ठीक है, 92 का सी। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष में सेवाओं के क्षेत्र में हुआ निवेश 5 वर्षों के कालखंड के दौरान सेवाओं के क्षेत्र में हुए औसतन निवेश के सन्निकट है? औसतन निवेश के सन्निकट है, यह आपसे पूछा गया है और यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा 2004। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष में रक्षा क्षेत्र में निवेश का शेयर प्रतिशत उसी वर्ष सभी 3 क्षेत्रों में हुए निवेश की तुलना में न्यूनतम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी 2007। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सभी वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा 86.41। ठीक है,
औसत निकालने के लिए सबको जोड़ते हैं और टोटल जितनी संख्याएं होती हैं उसका उतने से भाग दे देते हैं। बस ये सिंपल सा फार्मूला होता है। अब बात करते हैं सेकेंड आपका डीआई जो चार्ट है कि सितंबर 2015 में प्रमुख दिग्गजों की अनुमानित बाजार हिस्सेदारी मार्केट शेयर हीरो मोटर कॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर, बजाज ऑटो, टीवीएस, यामाहा, रॉयल इनफील्ड, इस प्रकार से 6 आपकी कंपनीज हैं और उनकी बाजार में कितनी हिस्सेदारी है उस पर बात की गई है। यहां पर पूछा गया है कि रॉयल इनफील्ड का बाजार हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है, तो 2.7% है। ये दिया गया है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया और टीवीएस मोटर्स की कुल हिस्सेदारी किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी से लगभग दुगनी है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए बजाज ऑटो। ठीक है, बजाज ऑटो की 38.6 है और इनकी मिलाकर बजाज ऑटो की 19.2 है और उनकी मिलाकर 38.6 है। अगला प्रश्न है इसी चार्ट पर आधारित कि में यामा इंडिया और हीरो मोटर कॉर्प की बाजार हिस्सेदारी कवर किए जाने वाले क्षेत्र का अंश डिग्री में क्या है। सही उत्तर है आपका ए 142.2%। ठीक है, 2 डिग्री, 142.2 डिग्री। देखिए इसको क्या करेंगे, 360 डिग्री में बनाना है तो 39.5 को 100 से डिवाइड करेंगे और गुणा 360 कर देते हैं। ये फार्मूला है डिग्री में कोण बनाने का किसी प्रतिशत को। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी वाली 3 कंपनियों को मिलाकर पूल ए में रखा जाता है तथा शेष को मिलाकर पूल बी में रखा जाता है। पूल ए और पूल बी के क्षेत्रफल डिग्री में के बीच में लगभग अंतर ज्ञात कीजिए। सही उत्तर है आपका सी 213। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि यामाहा इंडिया और हीरो मोटर कॉर्प के बीच बाजार हिस्सेदारी में अंतर प्रतिशत में कितना है, यह आपसे पूछा गया है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 31.1%। ठीक है, तो यहां पर अंतर निकाला गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहे आपके 100 प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपने पूरे जो मॉक टेस्ट है आपका प्रैक्टिस सेट है उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ देखा होगा, समझा होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और ये 100 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते थे। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मैसेज करके पीडीएफ्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।